लीजिए सुनिए पर्सी जैक्सन एंड द लास्ट ओलंपियन का एक्सप्लेनेशन हिंदी में, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। पर्सी जैक्सन के लास्ट पार्ट में कहानी खत्म हुई थी जब पर्सी 15 साल का पूरा हो गया था और उससे मिलने उसके पिता पोसाइडन यानी समुद्र के देवता आए थे और आया था डेमी गॉड निको। निको जो कि मृत्यु के देवता हेडीज की संतान है। अब इस बात को 1 साल बीत चुका है और अगले ही हफ्ते पर्सी 16 साल का पूरा हो जाएगा। पर्सी का 16th बर्थडे उसके लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है और इस बात का डर उसे सालों से सता रहा है। जो भविष्यवाणी कई वर्ष पूर्व की गई थी उसके पूरा होने का समय अब करीब था। भविष्यवाणी हुई थी कि पोसाइडन, हेडीज और ज्यूस में से किसी एक की संतान जब 16 वर्ष की पूरी हो जाएगी तो वह निश्चित करेगी कि ओलंपस पर देवताओं का राज होगा या शैतान का, और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। पहले यह निश्चित नहीं था कि वह संतान कौन होगी, पर अब यह निश्चित था कि वह पर्सी ही था। पर्सी समुद्र पर अपने दोस्त रकेल के साथ अच्छा समय बिता रहा था। तभी उड़ने वाला घोड़ा पिगैसिस आता है और पर्सी को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। समुद्र पर पर्सी की मुलाकात हाफ ब्लड बच्चे चार्ल्स से होती है। चार्ल्स जो कि हिफेस्टस की संतान है। हिफेस्टस जो कि आधुनिक मशीनों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, उनकी संतान में भी वही गुण है। चार्ल्स पर्सी के साथ मिलकर वह जहाज उड़ाने जा रहा है जिसका नाम है प्रिंसेस एंड्रोमेडा और जिस पर क्रोनोस अपनी शैतानी ताकत के साथ देवताओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चार्ल्स के पास बहुत सारा बारूद है जिससे वह जहाज उड़ा देगा और क्रोनोस जो कि अब ल्यूक के शरीर में है उसकी शक्तियां कमजोर कर देगा। पर्सी और चार्ल्स जहाज पर पहुंच जाते हैं। पर्सी एक तरफ मॉन्स्टर्स से लड़ता है तो दूसरी तरफ चार्ल्स बेसमेंट में जाके बॉम्ब्स लगाता है। पर यहाँ पर्सी की जान पर तब बनाती है जब क्रोनोस उसके सामने आ जाता है। क्रोनोस जो कि ल्यूक का शरीर पाकर वापस जीवित हो चुका है और शक्तिशाली बन गया है। क्रोनोस के जीवित होते ही पुराने टाइटन मॉन्स्टर्स भी पुनः जीवित होने लगते हैं जो देवताओं के लिए परेशानी का सबब हैं। इसी कड़ी में समुद्र के दानव भी जीवित हो गए थे और लगातार पर्सी के पिता पोसाइडन का उन दानवों के साथ युद्ध चल रहा था। अगर देवता उन्हें रोकने में असमर्थ रहते हैं तो वह शहरों पर हमला बोल देंगे और मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। क्रोनोस के पास एक श्रापित हथियार है जिसे साइथ कहते हैं। वह एक हसिया जैसा आकार का हथियार है और अगर वह किसी के शरीर को छू भर भी जाए तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और उसे ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी आत्मा भी जर्जर हो गई है। ऐसा ही कुछ होता है पर्सी के साथ जब पर्सी का सामना क्रोनोस से होता है। क्रोनोस जो कि समय का देवता है, जब भी कोई क्रोनोस पर वार करता है तो वह समय को धीरे चलने को कहता है जिससे प्रहार की तीव्रता कम हो जाती है। और पर्सी जब क्रोनोस पर वार करता तो क्रोनोस आसानी से बच जाता, लेकिन क्रोनोस के हथियार साइद ने जब एक बार ही पर्सी पर हमला किया तो पर्सी बेहाल हो गया और क्रोनोस उसे देखकर जोरों से हंसने लगा। साइद के एक वार से ही पर्सी की सारी शक्तियां क्षीण होने लगीं। तभी बहुत जोरों का धमाका होता है और पूरे जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर्सी तो वहां से बच निकलता है, पर उसका दोस्त चार्ल्स जिसने यह धमाका किया था वो वहीं मारा जाता है। जब पर्सी की आंखें खुलती हैं, उसे होश आता है तो वह खुद को समुद्र के अंदर अपने पिता पोसाइडन के महल में पाता है जहां उसका भाई टाइसन भी मौजूद है। पर पोसाइडन और उनका पूरा परिवार समुद्र की शैतानी शक्तियों से युद्ध में हर पल नए खतरों का सामना कर रहा है। समुद्र में शैतानी देवता ओशियानस से उनका सामना था जो बहुत अधिक शक्तिशाली था। ओशियानस भी एक टाइटन गॉड है और क्रोनोस के जीवित होने के साथ ही उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं और उसने पोसाइडन पर हमला कर दिया है। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो वह जल्द ही शहरों पर भी आक्रमण कर देगा
और पोसाइडन को उसे रोकना ही होगा। पोसाइडन पर्सी को सुरक्षित कैंप वापस भेज देते हैं। कैंप में चार्ल्स की मृत्यु की खबर सुनकर सब बहुत दुखी थे और सबसे अधिक दुखी थी चार्ल्स की गर्लफ्रेंड। पर्सी और एनाबेथ को अब बिग हाउस में ओरेकल के पास भेजा जाता है, जिससे पर्सी को उस भविष्यवाणी का पूर्ण रूप मालूम पड़ता है जिसकी सिर्फ 2 पंक्तियां उसने आज तक जान रखी थी। ये भविष्यवाणी उसके 16वें बर्थडे को लेकर की गई थी। ओरेकल के गले में एक लेदर के बटुए में एक कागज रखा था जिस पर वह भविष्यवाणी लिखी थी, जिसके अनुसार 3 महाशक्तियों में से किसी एक की संतान, जो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए 16 वर्ष की पूर्ण हो जाएगी, जो सारी दुनिया को गहरी नींद सोते हुए देखेगी, उस जाबाज की हत्या शायद किसी श्रापित तलवार से की जाएगी और वही चुनेगा या विकल्प कि ओलंपस बचेगा या मिट जाएगा। अचानक पर्सी को अपनी तलवार भारी मालूम पड़ने लगती है, जिसे उसे लगता है शायद उसी की तलवार से उसकी मौत लिखी है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार किसी भी हालत में पर्सी को मरना ही था। उसी रात पर्सी सपने में रैकेल को देखता है, जो अपने महल जैसे घर में है। पर्सी रैकेल के पास ल्यूक के बचपन की तस्वीर देखकर चौंक जाता है, जो उसने कैनवस पर बनाई थी, और साथ ही रैकेल ने एक बड़ा डरावना सा दृश्य भी बना रखा था। उस दृश्य में आने वाले युद्ध की चेतावनी होती है, जो देवताओं और दानवों को आमने सामने खड़ा कर देगा। दरअसल रैकेल के पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिससे वह भविष्य देख लेती थी। उधर हाफ ब्लड कैंप में डेमिकॉट्स आपस में ही लड़ रहे हैं और वो आने वाले खतरे से आगाह नहीं है। पर्सी को शक है कि उनमें से कोई क्रोनोस के साथ मिला हुआ है, जो कैंप की सारी गतिविधियों के बारे में उसे जानकारी दे रहा है। पर्सी की मुलाकात निको से होती है और निको बताता है कि यदि उन्हें क्रोनोस को मारना है, उसकी हत्या करनी है, तो सबसे पहले उन्हें ल्यूक के बचपन के बारे में जानकारी चाहिए होगी। आखिर क्यों ल्यूक अपनी मां को अकेला छोड़कर कैंप भाग आया था? पर्सी को ग्रोवर की भी चिंता हो रही है, क्योंकि उसे ग्रोवर की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, ना ही उसका एम्पैथी लिंक अब काम कर रहा है। पर्सी और निको मिसेस ओलियरी यानी हेलहाउंड डॉग पर बैठकर परछाई का सफर कर ल्यूक के घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि ल्यूक का इंतजार करते करते उसकी मां पागल हो चुकी है और वह हर वक्त ल्यूक का पसंदीदा खाना बनाती रहती है। ल्यूक की मां उन्हें बताती है कि उन्हें किसी खास मिशन पर भेजा गया था और शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उन्हें मारने के लिए मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ गए थे, और अपनी मां की रक्षा करने के लिए ल्यूक घर छोड़कर भाग गया था। दरअसल ल्यूक की मां मिस्ट के पार देख सकती थी और उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वह पागल हो गई थी और उनकी आंखें अचानक से चमक उठती थीं। शायद उन्होंने ल्यूक का भविष्य देख लिया था, जिससे वो अपने होश खो बैठी थी। लौटते वक्त निको और पर्सी की मुलाकात जंगल में गॉडेस हेस्टिया से होती है, जो कि गॉडेस ऑफ हर्थ है, जो कि घर पे रहती हैं, जिनकी वजह से घर में अंगीठी जलती है, खाना बनता है। वो पर्सी और निको को खाने के लिए शानदार खाना देती हैं और उन्हें बताती हैं कि किस प्रकार जब डायनोसियस को गॉड ऑफ वाइन बनाने की पेशकश हुई थी और किसी भी भगवान ने अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मना कर दिया था, तब गॉडेस हेस्टिया ने अपना आसन छोड़कर डायनोसियस को अपनी गद्दी दी थी और इसी प्रकार से इस बलिदान से उन्होंने ओलंपस में शांति को स्थापित किया था। वो पर्सी को आने वाले खतरे के बारे में भी आगाह करती हैं। वहां से फिर पर्सी और निको हेलहाउंड पर बैठ के परछाई का सफर करते हुए पाताल लोक पहुंच जाते हैं। पर अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें संगीत की आवश्यकता थी। तब पर्सी को महसूस होता है कि ग्रोवर वहीं कहीं है और वह ग्रोवर को पुकारने लगता है। तब ग्रोवर एक पेड़ की डाल से नीचे गिरता है और आश्चर्य की बात यह थी कि ग्रोवर को पता ही नहीं था कि वह कितने वक्त से सो रहा था। वह पर्सी को बताता है कि 2 महीने पहले जब वह यहाँ आया था तो उसने एक काले साए को देखा था। वह काला साया जिसे भी छू लेता वह नींद की आगोश में सो जाता
और जैसे ही साया आगे बढ़ता वह इंसान फिर से जाग जाता। निको बताता है कि वह काला साया नींद के देवता मॉर्फियस थे। मॉर्फियस ग्रोवर को देख लेते हैं और ग्रोवर को नींद आ जाती है और वह तब से सो रहा था। जाते वक्त नींद के देवता मॉर्फियस ने ग्रोवर से कहा था कि वह युद्ध में अपनी इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। निको उन्हें बताता है कि अवश्य मॉर्फियस भी क्रोनोस से जा मिला है। इसके बाद निको के साथ पर्सी अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर्सी के साथ निको धोखा कर रहा था। दरअसल हेडीज ने निको से कहा था कि अगर वो पर्सी को अपने साथ ले आएगा तो वह निको को उसकी माँ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा। पर हेडीज ने निको को यह नहीं बताया था कि वह तो पर्सी को कैद करके रखना चाहता है, जिससे जो भविष्यवाणी डेमी गॉड के लिए की गई थी वह निको के लिए सच साबित हो और ना ही पर्सी के लिए। और इस तरह से निको जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो वह यह बात निश्चित करेगा कि ओलंपस पे भगवान का राज्य होगा या नहीं। पर निको अपने पिता के इस छल के बारे में नहीं जानता था और वह पर्सी को फिर उनकी कैद से छुड़वाता है। आगे भागते हुए पर्सी पाताल लोक की नदी स्टिक्स पे पहुंचता है, जिसमें नहाने के बाद वह बहुत शक्तिशाली बन सकता है। पर यह आसान नहीं था। उसे बताया जाता है कि उसे अपने शरीर पर एक ऐसा गुप्त स्थान ढूंढना होगा जहां वो सबसे कमजोर होगा और उसकी जान उसी स्थान पर प्रहार करके ली जा सकती होगी। तब पर्सी अपनी पीठ पर एक ऐसा स्थान सोचता है और नदी में जाता है, पर नदी का पानी एसिड की तरह उसकी हड्डियों को गलाए जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि एनाबेथ उसे बचाने के लिए वहां आ गई है और तभी वह नदी से बाहर आ जाता है। उसका पीछा करते हुए हेडीज और उसकी सेना भी वहां आ गई थी, पर पर्सी अब बहुत शक्तिशाली बन चुका था और हेडीज की सेना के प्रहार को वो आसानी से झेल लेता है। यहाँ तक कि अंत में वह हेडीज पर भी वार कर देता है, पर क्योंकि हेडीज भगवान थे, मॉर्टल थे, इसीलिए वह गायब हो जाते हैं। पर्सी को मालूम पड़ता है कि ल्यूक भी इसी नदी में नहा चुका है, इसलिए वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि क्रोनोस की आत्मा उसका शरीर इस्तेमाल कर पाई। स्टिक्स नदी में नहाने वाले को एशल्स नामक योद्धा का भी शाप लगता था। एक तरफ वह शख्स इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई उसे हरा ना सके, पर दूसरी तरफ उसका गुरूर ही उसे मार देता था। इधर जब पर्सी लौट कर हाफ ब्लड कैंप आता है तो देखता है कि डेमीगॉड बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें इसका आभास ही नहीं कि उनके ऊपर और इस दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर्सी मुट्ठी भर दोस्तों के साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपरी माले पर पहुंचता है, जहां ओलंपस शहर बसा है। जब वह ऊपर से नीचे मैनहट्टन शहर की तरफ देखता है तो वह पाता है कि मैनहट्टन शहर में कुछ ज्यादा ही शांति है। वह समझ जाता है कि नींद के देवता मॉर्फियस ने पूरे मैनहट्टन शहर को गहरी नींद में सुला दिया था। हर तरफ गाड़ियां रुकी पड़ी थीं, जगह जगह लोग खड़े खड़े ही सो चुके थे और हर तरफ से क्रोनोस की सेना बढ़ती आ रही थी। इधर पर्सी की मदद को थालिया अपने हंटर्स की सेना लेके आ जाती है, तो उधर एनाबेथ का प्लान 23 काम करता है। दरअसल शहर में जितनी भी मेटल की विशालकाय मूर्तियां लगी थीं, वो सभी डेमी गॉड्स की थीं और एनाबेथ के कहने पे वो जिंदा हो जाती हैं और लड़ने के लिए सेना के रूप में काम आने लगती हैं। पर्सी अब बहुत शक्तिशाली बन चुका है और वह अकेले ही बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है। क्रोनोस की सेना जो सिर्फ रात में आक्रमण करती थी वो बहुत शक्तिशाली थी और उसे हराना आसान नहीं था। इधर एक टाइटन गॉड पर्सी से मिलने आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह युद्ध ना करे और ओलंपस पे क्रोनोस का राज स्थापित होने दे, क्योंकि क्रोनोस के राज में वो सब ऐसी बहुत सी शक्तियां पा सकते हैं जो देवता उन्हें कभी नहीं देंगे। वह पर्सी का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, यह बताकर कि गॉड कभी भी अपने डेमी गॉड संतानों का साथ नहीं देते और उन्हें परेशानियों में घिरा छोड़कर चले जाते हैं। यह बात काफी हद तक ठीक भी थी, यह पर्सी जानता था। फिर पर्सी एक दिन एक सपना देखता है जिसमें उसे मालूम पड़ता है कि आखिर निको की माँ के साथ क्या हुआ था। वह सपने में देखता है कि एक होटल में हेडीज, निको और उसकी माँ रुके हुए हैं। हेडीज निको की माँ को पाताल लोक चलने को कह रहा है,
जबकि वो जाना नहीं चाहती। हेडीज उस भविष्यवाणी को लेकर परेशान है जो बिग थ्री गॉड्स की संतान के बारे में की गई थी कि जब वह 16 वर्ष की होगी तब उसकी जान पर खतरा बन सकता है। जब निको की माँ यह बात नहीं मानती तो ऊपर से यह सब ज्यूस गॉड देख रहे थे। वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है और हड़बड़ी में अपनी लाइटनिंग बोल्ट से एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे वह होटल जिसमें हेडीज अपने परिवार के साथ रुका था वह उड़ जाता है। हेडीज किसी तरह अपने बच्चों को तो बचा लेता है पर अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता। हेडीज गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसका पूरा गुस्सा निकलता है उस लड़की पर जो ओरेकल थी, जिसकी रक्षा डेल्फी की आत्मा करती थी, और वह उसे श्राप दे देता है कि वह हमेशा डेल्फी की आत्मा का होस्ट बनी रहेगी, उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इसी श्राप से पीड़ित वह लड़की जो ओरेकल थी वो आज भी ओरेकल के रूप में मौजूद थी, पर इस श्राप के बारे में कोई नहीं जानता था। तो कई वर्षों के बाद जब ल्यूक की माँ को ओरेकल बनने की पेशकश की जाती है और वह उस कमरे में जाती हैं जहाँ पे ओरेकल मौजूद थी, तब वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ल्यूक की माँ वहाँ से जब बाहर आती हैं तो वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। शायद उन्होंने ल्यूक का भविष्य देख लिया था कि आगे जाके वह क्रोनोस की आत्मा को अपने शरीर में स्थान देके दुनिया का विनाश करेगा। पर्सी को ये सारी घटनाएं इसलिए सपने में दिखाई जा रही थी जिससे उसे देवताओं से नफरत हो जाए और वह टाइटन से मिल जाए। टाइटन के खिलाफ युद्ध में पर्सी और उसके दोस्त बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे और ग्रोवर जो अब पैन बन चुका है उनका साथ जोर शोर से दे रहा था। ग्रोवर का साथ पूरा जंगल और जंगल के जानवर, जंगल की पेड़ों की आत्माएं दे रही थीं। उधर समय का देव टाइटन क्रोनोस अपनी चमकती हुई गोल्डन आंखों से यह सब कुछ देख के बहुत खुश था। उसकी खुशी का एक कारण यह भी था कि हाफ ब्लड कैंप में उसका एक जासूस था जो वहां पर होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी उसे दे रहा था, जिससे पर्सी और उसके दोस्तों की जीत नहीं हो पा रही थी। पर वह कौन था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पर्सी और उसके दोस्तों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं क्योंकि उन पर अटैक करने वाले अब आग उगलते ड्रैकॉन्स आ गए थे। ये ड्रैकॉन्स ड्रैगन से भी प्राचीन और ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब पर्सी की मदद को युद्ध के देवता एरीज और उसके दोस्त आ जाते हैं और सबसे आगे होती है चार्ल्स की गर्लफ्रेंड, वही चार्ल्स जो कहानी की शुरुआत में क्रोनोस के जहाज को बम से उड़ाते वक्त मारा गया था। चार्ल्स की गर्लफ्रेंड भी यहाँ मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारी जाती है और उसके हाथों से क्रोनोस का दिया हुआ वो ब्रेसलेट मिलता है जिस पर साइथ का निशान था। इससे यह मालूम पड़ता है कि वही वह जासूस थी जो क्रोनोस को सारी खबरें देती थी, पर अंततः वो यह जान चुकी थी कि क्रोनोस कभी भी चार्ल्स को उसे वापस नहीं करेगा। पर्सी की मदद को कायरॉन भी अपनी सेना लेकर आते हैं। कायरॉन जो कि क्रोनोस की ही संतान है, वह इस युद्ध में ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज के समान अपने पिता के विरुद्ध युद्ध में खड़े हैं। सामने से क्रोनोस अपनी सेना के साथ आ रहा है और ओलंपस के भगवान भी युद्ध में शामिल हो चुके हैं। मृत्यु के देव हेडीज निको के साथ आ चुके हैं और ज्यूस आकाश से बिजली गिरा के मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। तभी क्रोनोस जो कि समय का देवता है समय को रोक देता है और देवता और अपने बीच एक जादुई दीवार बना देता है जिससे पर्सी, एनाबेथ, ग्रोवर और क्रोनोस एक तरफ रह जाते हैं। पर्सी की चिंता में रकेल भी वहां पर आ चुकी है और वह पर्सी को बताती है कि वह हीरो जो क्रोनोस को हरा सकता है वह पर्सी नहीं है, वह कोई और है। पर्सी यह सुन के बहुत चौंक जाता है कि आखिर वह हीरो कौन है। उधर क्रोनोस की शक्तियों के कारण पर्सी का आत्मविश्वास टूटने लगता है। कुछ समय पूर्व पर्सी को प्रोमेथियस ने जार ऑफ एल्पिस दिया था और उससे कहा था कि वो जो चाहेगा उसे इस जार से मिलेगा। तब पर्सी ने जार ऑफ एल्पिस से होप यानी आशा की किरण मांगी थी, क्योंकि सिर्फ आशा ही ऐसी थी जो उसे कठिन वक्त में लड़ने की शक्ति दे सकती थी। पर्सी को ऐसा लगता है कि उसकी आशा की किरण बुझती जा रही है। तब वह वो जार ऑफ एल्पिस हेस्टिया यानी गॉड ऑफ होम एंड हर्थ को दे देता है
वो अभी भी ओलंपस में मौजूद थीं, जबकि सब देवता क्रोनोस से लड़ रहे थे। हेस्टा घर में मौजूद वह पवित्र अग्नि है जिस पर खाना बनता है, और वह हालांकि एक माइनर गॉड है, पर वो पर्सी की मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब क्रोनोस की ताकत के कारण पर्सी खुद को हारा महसूस करता है और ओलंपस शहर में उसकी मदद के लिए कोई देवता नहीं होता, तब वहां की लास्ट ओलंपियन गॉड हेस्टिया होती है, जो जार ऑफ एल्पिस में आशा की किरण को अपनी गर्माहट देती है और पर्सी और उसके दोस्तों को लड़ने का जज्बा फिर से भर देती है। इसलिए इस बुक का नाम द लास्ट ओलंपियन रखा गया, क्योंकि अगर हेस्टिया वहां न होती तो पर्सी कब का अपना मनोबल खो चुका था। उधर पोसाइडन ने समुद्र का अपना सारा साम्राज्य नष्ट कर दिया था और उससे एक ऐसी भयावह शक्ति तैयार की थी जिससे टाइफन नाम का बड़ा सा मॉन्स्टर भी मारा गया था। उधर एनाबेथ बार बार क्रोनोस के शरीर में ल्यूक को ढूंढने का प्रयास करती है और उसे बीती अच्छी बातें याद दिलाती है। क्रोनोस की आत्मा अभी ल्यूक के शरीर में पूरी तरह समा नहीं पाई थी और रह रह के ल्यूक जागृत हो जाता था। ल्यूक ने एनाबेथ को सालों पहले एक छुरी उपहार में दी थी और उस छुरी पर कसम खाई थी कि वो सब मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। पर ल्यूक ने यह कसम तोड़ दी थी और इसलिए वह छुरी श्रापित हो चुकी थी। वह छुरी अभी भी एनाबेथ के पास थी। क्रोनोस बार बार ल्यूक पर हावी हो जाता था, जिससे एनाबेथ कमजोर पड़ती जा रही थी और अंत में वह गिर जाती है। क्रोनोस समय का देवता था, इसीलिए उसे मारना पर्सी के लिए असंभव था। तब पल भर के लिए ल्यूक क्रोनोस पर हावी हो जाता है और पर्सी से कहता है कि वह जल्दी से एनाबेथ से वह श्रापित छुरी उसे दे दे, जिससे वह अपनी जान खुद ले ले। तब उसके साथ ही क्रोनोस भी मर जाएगा। सालों पहले की गई उस भविष्यवाणी के सच होने का वक्त आ गया था। पर्सी को यह डिसाइड करना था कि वह क्या करे। छुरी ल्यूक को दे, क्या ल्यूक पर वह विश्वास करे या नहीं। और ल्यूक वह हीरो था जो श्रापित तलवार से अपनी आत्मा को मुक्त कर देगा। पर्सी वह छुरी ल्यूक को दे देता है और ल्यूक अपना बायां हाथ उठाता है और उसके अंदर वह एशेस पॉइंट था जो सबसे कमजोर पॉइंट था। उस जगह वह छुरी को घोंप कर अपनी जान ले लेता है। ल्यूक के साथ साथ क्रोनोस भी मारा जाता है और उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तैर जाते हैं। दरअसल क्रोनोस की मृत्यु तो ल्यूक के हाथों लिखी थी और पर्सी सिर्फ एक साधन मात्र था, जिसने ल्यूक पर भरोसा कर उसे वह श्रापित छुरा दिया था। यही भविष्यवाणी ल्यूक की माँ ने सालों पहले देख ली थी, जिससे वह अपना होश खो बैठी थी। इस तरह रियल हीरो जिसने अपनी जान दे के ओलंपस को बचाया वह ल्यूक था, जिसकी हत्या हुई थी उस कर्स्ड नाइफ से। वो कर्स्ड नाइफ भी एनाबेथ की, क्योंकि ल्यूक ने धोखा दिया था और पूरा मैनहट्टन शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे नींद के देवता मॉर्फियस ने सुलाया था। इस तरह से वो भविष्यवाणी पूरी तरह सच हो जाती है। A half-blood of the eldest gods shall reach 16 against all odds, and see the world in endless sleep. The hero's soul cursed blade shall reap. A single choice shall end his days, Olympus to preserve or raise. क्रोनोस की मृत्यु के साथ ही युद्ध भी समाप्त हो जाता है और पर्सी और उसके दोस्तों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। टाइसन को साइक्लॉप्स के जनरल के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है और एनाबेथ को ओलंपस का ऑफिशियल आर्किटेक्ट अपॉइंट किया जाता है। ग्रोवर को काउंसिल ऑफ क्लोवर एल्डर्स का सदस्य नियुक्त किया जाता है। पर सबसे बड़ा रिवॉर्ड पर्सी को देने की बात कही जाती है, गिफ्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी यानी अमरता का वरदान। पर पर्सी इसे लेने से मना कर देता है। पर्सी देवताओं से मांग करता है कि सारे भगवान अपनी डेमी गॉड संतानों को अपनाएं और उन्हें मुश्किलों से घिरा अकेला ना छोड़ें। साथ ही वह माइनर गॉड्स के बच्चों को भी हाफ ब्लड कैंप में केबिन देने की मांग करता है। वह तीनों महाशक्तियों से वह वचन तोड़ने को कहता है जो उन्होंने रिवर स्टिक्स को लेकर खाई थी, क्योंकि वह कसम तो कब की टूट चुकी है। तब पर्सी को मालूम पड़ता है
कि रेकेल कैंप वापस जा चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि रेकेल कैंप की जादुई बाउंड्री को कैसे पार कर सकती है। दरअसल रेकेल के पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि वह भविष्य देख लेती है और रेकेल बन जाती है अगली ओरेकल, और वह अपनी अगली भविष्यवाणी करती है जो जाने कितने वर्षों के बाद सच होने वाली थी या कोई नहीं जानता। अभी आप सुन रहे थे पर्सी जैक्सन एंड द लास्ट ओलंपियन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और आगे की सीरीज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।